तो कुछ यूँ है कि मेरा बड़ा बेटा पैदा होने वाला था और मेरा 9th मंथ चल रहा था। ये मेरा फर्स्ट बेबी था और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मेरी अम्मी मेरे घर गई और मुझे अपने पास लेकर आ गई और कहा कि तुम डिलीवरी के दिनों में मेरे पास ही रुको, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मेरी सास की एज काफ़ी ज़्यादा थी। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हॉरर की एक सच्ची और डरावनी कहानी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत है, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और हमारा भी ईमान पे खात्मा फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मुझे आपकी स्टोरीज़ बहुत पसंद है। मैं काफ़ी अरसे से आपके चैनल की सब्सक्राइबर हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी आपसे शेयर करने लगी। तो कुछ यूँ है कि मेरा बड़ा बेटा पैदा होने वाला था और मेरा 9th मंथ चल रहा था। ये मेरा फर्स्ट बेबी था और मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मेरी अम्मी मेरे घर गई और मुझे अपने पास लेकर आ गई और कहा कि तुम डिलीवरी के दिनों में मेरे पास ही रुको, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मेरी सास की एज काफ़ी ज़्यादा थी और वो मुझे संभाल नहीं सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ और जब ठीक हो जाओ तो घर वापस आ जाना। इस तरह मैं अम्मी के घर आ गई। वो गर्मियों के दिन थे। हमारा घर मस्जिद के अंदर एक पोर्शन बना हुआ था, वहाँ पर था। वो मस्जिद बहुत बड़ी है, 2-3 फ्लैट बने हुए हैं वहाँ पर, और भी फैमिलीज रहती हैं वहाँ पर और हम लोग भी रहते हैं। हमारा ऊपर वाला पोर्शन था। मैं, मेरे अब्बू, छोटी सिस्टर, छोटा भाई और अम्मी, हम सब छत पर गद्दे बिछाकर सोए हुए थे। तो नान भाई, मेरी आदत है कि गर्मी हो या सर्दी, रात को 11-12 बजे के बाद मैं एक बार फिर खाना खाती हूँ। इन दिनों तो लास्ट मंथ चल रहा था तो मुझे ज़्यादा भूख लगती थी। तो रात का टाइम था। जब मुझे भूख लगी तो मैंने अब्बू को कहा कि मुझे भूख लगी है और मैं नीचे किचन में खाना खाने जा रही हूँ, आप मुझे चाबी दे दें, मैं लॉक खोल कर खाना खा कर आ जाऊँगी। तो अब्बू ने कहा कि तुम बीमार हो, सीढ़ियाँ कैसे उतरोगी, अभी बहन को उठाओ और इसको भी साथ ले जाओ। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को उठाया कि मेरे साथ चलो। तो इसने कहा ठीक है, मैंने भी पानी पीना है, मैं पानी पी लूँगी और आप खाना खा लेना। और अदनान भाई, आपको बताती चलूँ कि हमारा जो घर है इसकी किचन की खिड़की कब्रिस्तान में खुलती है। वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी भेजूँगी। वहाँ पर बहुत सालों पुराने दरख्त भी लगे हुए हैं। वैसे तो वो कब्रिस्तान हॉन्टेड नहीं है। सारा दिन बच्चे इस कब्रिस्तान में खेलते हैं, दरख्तों पर चढ़ते हैं। माएँ छतों से बच्चों को आवाज़ें देती रहती हैं कि आ जाओ, लेकिन बच्चे किसी की सुनते नहीं हैं। इस कब्रिस्तान के दरवाजे सारा दिन खुले रहते हैं। मगर मैंने इस कब्रिस्तान के बारे में एक बात सुनी हुई थी कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे के लिए रोती है। बहुत सारे लोगों ने इस औरत को देखा, तो लोगों को इसके बारे में पता था। वो इसकी आंखों में नहीं देखते थे और साइड पर हो जाते थे। तो मैं बहुत आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरी। हमारी आखिरी सीढ़ी से कब्रिस्तान के दरख्त नज़र आ रहे थे। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि रात का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आवाज़ आए तुमने कब्रिस्तान वाली साइड पर नहीं देखना और ना ही मैं देखूंगी। हम सिर्फ किचन में जाकर खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं नहीं देखूंगी। तो हम लोग सीढ़ियों से उतर कर नीचे गए तो हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे हवा तेज़ चलना शुरू हो गई है। हमने इस बात को इग्नोर किया और किचन में चली गई। इसने पानी पिया तो इसने मुझे कहा कि जल्दी जल्दी खाना खा लो। मेरे अब्बू को पता था कि मुझे भूख लगेगी, तो इन्होंने मेरे लिए खाना ढांप कर रखा हुआ था, क्योंकि मेरे अब्बू सबसे लास्ट पर घर आते थे। तो मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। अम्मी ने किचन की खिड़की खुली छोड़ी हुई थी, तो वहाँ से कब्रिस्तान की एक एक कब्र नज़र आती थी। अदनान भाई, कहना आसान है लेकिन यकीन करें, रात के उस टाइम हमारी खिड़की से वो कब्रिस्तान इतना पुरस्रार और ख़ामोश नज़र आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और कब्रिस्तान से खड़े होकर अगर हमारे किचन की खिड़की की तरफ देखें
तो किचन में भी सब कुछ नज़र आता है। तो जैसे ही मैंने 2-3 निवाले लिए तो कब्रिस्तान से आवाज़ आना शुरू हो गई। ये शमीम, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। और फिर किसी औरत ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर को कहा कि आवाज़ आना शुरू हो गई है, लेकिन तुमने कब्रिस्तान वाली साइड पर नहीं देखना, बस तुम मेरे पास खड़ी रहो। और वो औरत कह रही थी, मेरे बच्चे मर गए हैं, मैं रो रही हूँ, मेरे चारों बच्चों को किसी ने मार दिया है, तुम मेरी तरफ देखती क्यों नहीं हो? इधर मेरी तरफ देखो, तुम भी तो माँ बनने वाली हो, तुम एक माँ का दर्द समझ सकती हो, वो मेरी तरफ देखो। वो बार बार यही कह रही थी कि मेरी तरफ देखो, और वो अपने आप को पीटने लगी। इसकी चीखें इतनी खौफनाक थीं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब मेरे अब्बू ने भी आवाज़ सुनी तो वो भी ऊपर वजीफ़ा करने लग गए। मैंने एक बार भी उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी बहन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो कह रही थी कि आप भी जल्दी करो, कहीं ये हमारे साथ कुछ कर ना दे। तो मैंने इसे कहा कि कुछ नहीं होता, बस तुम चुप करके मेरे साथ खड़ी रहो और मुझे आराम से खाना खाने दो। मैंने अपना पूरा खाना ख़त्म किया, पानी पिया, अपनी सिस्टर को दोबारा पानी पिलाया, किचन को बंद किया और इससे कहा कि बिल्कुल भी साइड पर मत देखना। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे, इसकी चीखों की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो और खौफनाक होती जा रही थी और इसके पीटने की आवाज़ भी हमें बिल्कुल अपने पास आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास बैठकर पीट रही है, अपने मुंह पर ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मार रही है। ऐसा लग रहा था जैसे ईंटें गिर रही हैं और दरख्त हिल रहे हैं। अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। तो मेरे और मेरी बहन के रोंगटे खड़े हो गए और इसने कहा कि आप ही, आज तो आपने सारा काम ख़राब कर दिया। एक तो हमारा घर आधा कब्रिस्तान में है और आप इस टाइम पे मुझे नीचे लेकर आई हैं। मैंने इससे कहा कि कुछ नहीं होता, ये तो रोज़ की बात है, अल्लाह को याद करो और चुपचाप ऊपर चलो और पीछे मुड़कर ना देखना। हम जितनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते जा रहे थे वो बस यही कह रही थी, बस एक दफ़ा मेरी तरफ देख लो, मेरे बच्चे मर गए हैं, इन्होंने मेरे बच्चों को मार दिया है, तुम लोग मेरी तरफ देख नहीं रहे हो। बस वो यही बोलती जा रही थी और पीटती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल मेरे कानों के पास आकर ये बात कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आयात और सूरतें वगैरह पढ़ती रही और बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब हम लोग आखिरी सीढ़ी पर पहुँचे तो वहाँ से भी कब्रिस्तान नज़र आता था और जब हम अब्बू के पास पहुँचने वाले थे तब इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। हम लोग ऊपर गए तो अब्बू ने कहा कि आप लोग खाना खा के आ गए? तो मैंने कहा कि जी खा लिया। अब्बू ने कहा कि तुम लोग डरी तो नहीं? मैंने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं डरे। अब्बू ने कहा कि मुझे आवाज़ आ गई थी, मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा पढ़ रहा था, क्योंकि हमारा घर मस्जिद में भी था तो शायद इसलिए हमारी बचत हो गई थी। सुना है जब औरत उम्मीद से होती है तो ये चीज़ें औरतों पर जल्दी हावी हो जाती हैं, तो इनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इनके बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इसकी कोशिश थी कि ये एक दफ़ा पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखे और फिर अल्लाह जाने कि क्या होता। जब भी इस तरफ का कोई मामला मेरे साथ होता तो मैं अपना दिल मजबूत रखती हूँ। तो अदान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इन्होंने कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोस भेजी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये स्क्रीन पे शो हो रही होंगी आपको। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदान भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम शकील अहमद है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं इतना फेमस यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मेरे चैनल पे 300-400 सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ पेश आया था। मैंने स्टार्टिंग में एक व्लॉगिंग चैनल बनाया था जिस पे छोटे छोटे व्लॉग्स बना कर डाला करता था। हमारे गांव के करीब एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो तकरीबन 100 साल पुराना है। मैंने वहाँ जाने का प्लान बनाया। मैंने सोचा था कि वहाँ जाकर व्लॉग बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि कब्रिस्तान कितना पुराना है और इसकी तारीख़ क्या है, और मैं सब कुछ बताऊँगा उस व्लॉग में। सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को इन्वाइट किया। मेरे सारे दोस्तों में से कोई भी वहाँ जाने को राज़ी ना था, मगर 2 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ चलेंगे। मेरे एक दोस्त का नाम था राशिद अली, दूसरे का नाम था गुलाम रसूल। हम तीनों बाइक में निकले और हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर वहाँ गए।
और वहाँ जाकर चाय वगैरह पी। मेरे पास इतना अच्छा कैमरा तो नहीं था, मगर मेरे पास अपना एंड्रॉयड फ़ोन था और ट्राइपॉड था। जब लोगों ने देखा तो उन्होंने पूछा कि ट्राइपॉड लेकर कहाँ जा रहे हैं। तो हमने कहा कि पास में जो कब्रिस्तान है, कहते हैं कि ये 200-300 साल पुराना है, हम वहाँ जा रहे हैं, वीडियो बनानी है। बस उन्होंने ये सुना था कि उनमें से एक बंदा उठा और उसने हमें सख्ती से मना कर दिया वहाँ जाने से। उसने कहा कि भाई टाइम देखो क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि दिन के 12 बज रहे हैं। तो उसने कहा कि क्या आपको पता है कि दिन के 2 बजे के बाद कब्रिस्तान से कोई भी नहीं गुजरता और आप लोग जा रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान, आप 2 बजे वहाँ जाएंगे और वहाँ वीडियो बनाएंगे तो आपको कम से कम 1 घंटा तो लग जाएगा। मेरा मशवरा है कि आप लोग ना जाएं, और अगर जाना है भी तो सुबह 8-9 बजे जाएं और 12 बजे तक वापस आ जाएं। मगर हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया और हम लोग निकल पड़े। वो कब्रिस्तान 3-4 किलोमीटर बड़ा था और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें 1:15 हो चुके थे। हम लोगों ने इधर उधर देखा तो ना बंदा ना बंदे की साथ, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद, कुछ भी नहीं था। हमें अंदर से थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन हमने कहा कि हम ये कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। हम लोगों ने बाइक बाहर खड़ी कर दी और हम लोग कब्रिस्तान में इंटर हो गए। वो कब्रिस्तान शहर से कुछ कटके था और जंगल के बीचों बीच था। वहाँ बड़े बड़े दरख्त और झाड़ियाँ थीं। हमें सबसे ज़्यादा डर वहाँ के जानवरों का था। वहाँ पर हर किस्म के जानवर पाए जाते हैं। खैर हम जैसे तैसे हिम्मत करके इंटर हो गए और हमने कहा कि अब इंटर हो गए हैं तो वीडियो भी हर हाल में बनानी है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और ट्राइपॉड पे फिक्स करना शुरू कर दिया। फिक्स करने के बाद मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया तो कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। हमने इंट्रो बनाना था मगर कैमरा ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मोबाइल रीस्टार्ट किया और फिर कैमरा ऑन किया तो वो हो गया। अभी हम लोग कब्रिस्तान के अंदर नहीं थे, बस किनारे पर खड़े थे और मैंने वहाँ पे एक इंट्रो लिया और फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अंदर चलकर पूरा व्लॉग बनाते हैं, पूरी वीडियो एक ही शूट में बनाते हैं और 30 मिनट में हम फ्री होकर यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही हम लोग 500 मीटर अंदर गए हमें वहाँ एक कब्र दिखी जो 15-16 फीट लंबी थी। हमने ज़िंदगी में पहली बार इतनी लंबी कब्र देखी थी। तो जैसे ही हम कब्र के पास गए तो पास में ही जो झाड़ियाँ थीं उनमें से हमें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। एक पल के लिए तो हम डर गए, फिर हिम्मत करके तीनों वहाँ गए। हमने वहाँ पे जाकर देखा तो वहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, मगर शॉकिंग बात यह थी कि वहाँ एक बच्चे का कंगाल यानी कि ढांचा पड़ा हुआ था। उस टाइम डर के मारे हमारी ऐसी हालत हो रही थी कि हम तीनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे थे। हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम तीनों साथ भी हैं या अकेले भागे जा रहे हैं। और भागते भागते हम एक दूसरे से इतना दूर हो चुके थे कि हम एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन सकते थे। जिस डायरेक्शन में हम भागे थे उसी डायरेक्शन में मैं पीछे गया। मैंने सोचा कि शायद मेरे वो दोस्त मुझे वहाँ पर मिल जाएं जहाँ पर हम तीनों ने एक दूसरे को छोड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम एक दूसरे से इतना दूर हो चुके हैं कि मिलने वाले ही नहीं हैं। खैर मैं वापस तो मुड़ा कोई डायरेक्शन लेकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और पहले किस डायरेक्शन से आया था। और फिर मैं जब वापस आया तो फिर मैं कोई डायरेक्शन चेंज करके किसी और डायरेक्शन में चला गया। थोड़ा दूर जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। मैंने मोबाइल पे टाइम देखा तो टाइम हो रहा था 2:45। खैर पूरे 15 मिनट मैं बिना रुके उसी डायरेक्शन में चलता गया और चलते चलते मुझे सामने एक बंदा दिखा जो सफ़ेद कपड़ों में सिगरेट पी रहा था। तो मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा हो सकता है कि यहाँ से गुजर रहा हो और थकावट की वजह से यहाँ बैठकर सिगरेट पी रहा हो। मैंने उसी टाइम दौड़ लगाई और उस बंदे की तरफ भागता गया। जब मैं उसके नज़दीक पहुँचा तो मुझे वहाँ कोई बंदा नज़र नहीं आया और पास जाकर देखा तो वहाँ सिगरेट का फ़िल्टर भी मौजूद नहीं था। आप यकीन करें उस टाइम मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना मुझे डर लग रहा था कि एक तो मैं अकेला, मेरे दोस्तों का भी कोई अता पता नहीं था और डर की वजह से एक बात मेरे जहन से निकल गई कि मैं उनको कॉल करूं। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं
मायूस होकर उस पेड़ की छांव में बैठ गया। 10-15 मिनट गुजरने के बाद मुझे 3 आवाज़ें आईं जो मेरे दोस्त राशिद की थी। सच पूछे तो मुझ में इतना दम भी नहीं था कि मैं उस आवाज़ का जवाब दे सकूं। जैसे तैसे करके मैं उठा और उस तरफ भागने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वही बंदा जो सिगरेट पी रहा था वही मेरे आगे खड़ा हुआ है। बजाय इसके कि मैं उसके पास जाके पूछूं कि आप कौन हैं, मैं उसी टाइम पीछे भागा। मैं पीछे की तरफ देख रहा था और आगे भागता जा रहा था। अभी अचानक मेरे पाँव में कोई चीज़ लगी और मैं गिर गया। जब मैंने आगे की तरफ देखा वहीं सेम कंगाल पड़ा हुआ था, यानी कि ढांचा पड़ा हुआ था जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा रास्ता याद आ रहा था तो मैं उसी डायरेक्शन में भागता गया आगे आगे। तो मैंने वही कब्र देखी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता। खैर मुझे तो रास्ता मिल चुका था और अब बात रह गई थी मेरे दोस्तों की। मैं उनको अकेला इस वीरान कब्रिस्तान में छोड़ के नहीं जा सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको कैसे ढूंढूं। तभी मैंने अपना मोबाइल और राशिद को कॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद कॉल पिक हुई तो मैंने बग़ैर हेलो किए सबसे पहले यही पूछा कि भाई कहाँ रह गए। उसकी बस इतनी सी आवाज़ आई, यार भाई मैं तुम्हें, और बस उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की 4-5 बार हेलो हेलो, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने कॉल काट दी और दोबारा कॉल की। कॉल जा रही है, पिक हो रही है, मगर आगे से कोई आवाज़ नहीं आ रही। 5-6 बार ट्राई करने के बाद मैंने गुलाम रसूल का नंबर मिलाया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। जब मैंने टाइम देखा तो 4:30 से भी ऊपर हो गया था, जबकि हमें बताया गया था कि 2 बजे के बाद वहाँ से कोई नहीं गुजरता। हम लोग अभी तक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे। अब मेरे दिमाग में हज़ारों सोचें आ रही थी कि आखिर क्या करूं, अपने दोस्तों को छोड़ दूं और अकेला चला जाऊं, या हिम्मत करके उन्हें तलाश करूं और उनको साथ लेकर जाऊं। ये सोचते सोचते 5 बज चुके थे और फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला ही घर जाता हूं। अब उनका कोई अता पता नहीं। मैं मायूस हो गया, उसी रास्ते पे चल दिया जिस रास्ते से हम लोग आए थे। झाड़ियों से निकलकर जब मैं सड़क के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बाइक पे मेरा दोस्त राशिद बैठा हुआ है। मैंने उसे टाइम दौड़ लगाई और जाकर उसे हक कर लिया और फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम लोग कहाँ गए थे और गुलाम रसूल कहाँ है। तो उसने बताया कि गुलाम रसूल के चिल्लाने की आवाज़ आई थी और जब मैं उस जगह पहुंचा हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ, वो मुझे कहीं भी नहीं मिला और हमें पता था कि इस कब्रिस्तान में उसको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन है। इसलिए हमने वक्त ज़ाया किए बगैर घर पहुँचे और फिर घर वालों को बताया कि हमारा दोस्त गुलाम रसूल उस कब्रिस्तान में लापता है। और जब बात उसके घर वालों को पता चली और हमारे घर वालों को, तो कुछ लोग मिलकर उस कब्रिस्तान में गए। उसे काफ़ी ढूंढा गया, बहुत मुश्किल से वो रात को जाकर एक जगह बेहोश पड़ा मिला। जब उसे उठाकर घर लाया गया और उसे होश में लाया गया तो उसने भी बताया कि मुझे एक शख्स नज़र आया था जो सिगरेट पी रहा था और जैसे जैसे वो मेरे साथ मुझे दिखता था बिल्कुल वैसे ही मेरे दोस्त गुलाम रसूल को दिखता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उस शख्स ने एक भयानक शक्ल इख्तियार कर ली और गुलाम रसूल उसे देखते ही बेहोश हो गया। शायद मुझ में तो इतनी हिम्मत थी कि मैं उसे बर्दाश्त कर सका, मगर गुलाम रसूल उसे बर्दाश्त ना कर सका और वो बेहोश हो गया। उसके दिमाग पर इस चीज़ का बड़ा गहरा असर पहुंचा और वो आज तक इस बात को भूलता नहीं है। वो बहुत डर चुका था। तो ये हमारी एक स्टोरी थी। अगर आपको सही लगे तो अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मैं आपका लिसनर हूँ और मुझे एक माह हो चुका है आपकी स्टोरी सुनते हुए। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और मैं लाहौर में रहता हूँ। हमें लाहौर में रहते हुए 26 साल हो गए। मुझे आपकी सारी स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ वो मेरे खाला के शौहर की भांजी की है। इनकी शादी ख़ानदान से बाहर हुई थी और हमारा अपनी खाला के घर आना जाना काफ़ी ज़्यादा था। इनका घर लाहौर शेरा कोट में है। 2001 में हमारे अब्बू ने भी हमें लाहौर शिफ्ट कर दिया। वो एक सरकारी मुलाजिम, तो बार बार वो आ जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पर खाला भी रहती हैं तो हम सब मिलकर एक जगह पर रह लेंगे, कोई मसला भी नहीं होगा।
खाला के घर से हमारा घर 1-2 गलियां छोड़कर था। दिन में 3 से 4 मरतबा हम खाला के घर आते जाते थे। खाला के घर के पास एक हवेली थी जो 3 मंजिला थी और वो हवेली आज भी वहाँ पर है। इस गली में सिर्फ एक ही लाइट होती थी जो कॉर्नर पर लगी होती थी, बाकी पूरी गली में अंधेरा होता था। तब इस घर के पास कोई घर नहीं था और बस सामने 2 से 3 घर थे। अक्सर हम लोग जब दिन में भी वहाँ से गुजरते थे तो इस घर की खिड़कियों को देखकर बहुत खौफ आता था। वो घर 25 साल से बंद था। इस घर की दीवारें भी इतनी ऊंची थी कि कोई भी इसके अंदर देख नहीं सकता था और मेरी खाला का जो घर था वो इस गली से गुजर कर ही जाना पड़ता था, जिस गली में वो हवेली थी। मेरी उम्र भी उस टाइम 9 से 10 साल थी। अगर कभी रात को कोई अम्मी काम कह देती थी कि खाला के घर जाओ तो हमें डर लगता था कि इस घर के सामने से गुजर कर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी इस घर के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था। और रात को गुजरने के टाइम ऐसा महसूस होता था जैसे वहाँ कोई खड़ा है और कोई वहाँ से देख रहा है, क्योंकि वहाँ पर लाइट भी नहीं होती थी। लाइट सिर्फ कॉर्नर पर थी जहाँ पर दुकानें वगैरह थी और वो गली भी बहुत ज़्यादा सुनसान होती थी। मेरी खाला के घर मेरे खालू की बड़ी बहन यानी कि मेरी खाला की नंद आई हुई थी। इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अस्मा था। वो बच्ची बहुत हंसमुख थी और इसकी आंखें भी बहुत प्यारी थी। जो भी इसकी वालिदा से मिलता था वो यही कहता था कि आपकी बच्ची की आंखें बहुत प्यारी हैं। इसकी उम्र भी तकरीबन हमारी जितनी थी या हमसे 1-2 साल छोटी होगी। तो वो बच्ची पहले भी वहाँ आती जाती रहती थी, यानी अपने मामू के घर। तो एक दिन तकरीबन मगरिब के बाद का टाइम था और वो बच्ची दुकान से कोई चीज़ लेने के लिए गई थी। इस टाइम भी 8-9 बजे के बाद हमें कोई बाहर जाने देता था। तो वो बच्ची जब मगरिब के बाद वहाँ से गुजरी और वो जब आधी गली में पहुँची तो इसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि रुक जाओ। वो बच्ची थी, इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसने समझा कि शायद मुझे वहम हुआ है। वहाँ पर 1-2 घर थे तो इसे लगा शायद वहाँ से कोई आवाज़ आई है। फिर वो अपनी चीज़ लेकर अपने घर वापस चली गई। उसके बाद उसे फिर वहीं से गुजरना था। इस टाइम भी मगरिब का ही वक्त था। बच्चे थे तो अक्सर 6-7 बजे तक चीज़ लेने के लिए चले जाते थे, क्योंकि बाद में फिर कोई भी बच्चों को बाहर नहीं जाने देता था। ये सन 2001 की बात है जब वो बच्ची वहाँ से गुजर रही थी तो इसे फिर किसी ने आवाज़ दी, अस्मा रुक जाओ। वो बच्ची बहुत डर गई क्योंकि गली में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। बच्ची को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बहुत बड़ा और काला स्याह था, बहुत बड़े बड़े नाखून थे। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई और जब इसे होश आया तो वो अपने घर पर थी, क्योंकि वहाँ से पड़ोसियों ने गुजरते हुए देख लिया था। वो इसे उठाकर घर लेकर गए। अब यहाँ से और ही मामला शुरू हो गए। बच्ची जब रात को सोती तो आधी रात को उठकर रोने लग जाती। कभी कहती कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा। करते करते 3 दिन गुजर गए। इसको बहुत तेज़ बुखार हुए। इसी तरह एक दिन रात को 2-3 बजे वो उठी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इसके घर वालों ने इससे पूछा क्या हुआ है, तुम क्यों इस तरह रो रही हो? तो इसने कहा कि कोई मेरे ख्वाब में आकर कहता है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो बच्ची कहती है वो बहुत खौफनाक है। इनके कद बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाल आंखें और वो बहुत काले स्याह। इनके चेहरे नज़र नहीं आते। तो घर वालों ने सोचा कि शायद बच्ची इसलिए डर जाती है। इसे पूछा कि ये बार बार आपको ख्वाब क्यों आ रहे हैं? तो इसने सारी बात इन्हें बताई कि मैं इस तरह चीज़ लेने गई थी और मुझे किसी ने गली में आवाज़ दी थी। तो इसके बाद जो मेरी खाला हैं, जो इसके मामू थे, इन्होंने इस मसले को थोड़ा सीरियस लिया। इन्होंने कहा कि शायद ये बच्ची किसी चीज़ से डर गई है, क्योंकि मैंने आपको जिस हवेली के बारे में बताया वो बहुत खौफनाक थी और खालू भी इस हवेली के बारे में जानते थे। तो वहाँ पर मस्जिद में जो मौलाना साहब थे, एक दिन वो इन्हें घर लेकर आए। तो इन्होंने आकर पढ़ाई की, बच्ची पर दम वगैरह किया और पानी दम करके दिया कि ये रोज़ आपने पीना है। तो बच्ची रोज़ वो दम किया हुआ पानी पीती थी। वो कहती थी कि कोई मुझे सोने नहीं देता। ये मामलात 1-2 दिन तक मज़ीद चलते और फिर ये चीज़ें थम गई। बच्ची ठीक होने लग गई। तकरीबन 10-12 दिन गुजर गए।
बच्ची घर से बाहर नहीं जाती क्योंकि वो किसी शादी के सिलसिले में वहाँ पर आए हुए थे और वो शादी गुजर चुकी थी। वो तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।